दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत तरह की वस्तुएं देखते हैं, जैसे जूते, कपड़े, चीनी, सीमेंट, गाड़ियां इत्यादि। ये सभी वस्तुएं बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाई जाती हैं। इसी तरह कुछ और सामान हम देखते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंट, अगरबत्ती, कागज के थैले, यहाँ तक कि मोमबत्तियां इत्यादि। ये सभी वस्तुएं व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू इकाइयों में या उद्योगों में बनाई जाती है, यानी कि छोटे स्तर पर बनाई जाती है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें 3 क्षेत्रक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। यानी प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जो सीधे के सीधे प्रकृति से संबंधित है, जिसमें कृषि शामिल है, वानिकी मतलब कि वनों का संरक्षण शामिल है, मछली पकड़ना शामिल है और खनन यानी कि माइनिंग शामिल है, जो कि हम खोद करके अयस्क निकालते हैं। सारी की सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है। तो जो प्रकृति से जो भी चीजें हमें मिलेंगी वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारा आता है द्वितीयक क्षेत्रक। तो द्वितीयक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम यानी कि उद्योग एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार के उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करता है। इसमें कागज बनाना, सीमेंट बनाना, कपड़े बनाना, लोहा एल्युमिनियम बनाना, गाड़ियां बनाना, चीनी गुड़ बनाना भी शामिल है। यानी द्वितीयक क्षेत्रक में वो सारी चीजें दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती हैं ताकि उसका उपयोग किया जा सके, जो प्राथमिक क्षेत्रक से हमें मिलती है। यानी कागज बनाना है तो प्राथमिक क्षेत्रक से हमें लकड़ी चाहिए, सीमेंट बनाना है तो प्राथमिक क्षेत्रक से हमें क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, कपड़े बनाने हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक से हमें क्या चाहिए, कपास चाहिए, लोहा और एल्युमिनियम बनाना है तो प्राथमिक क्षेत्रक से खनन करके हमें बॉक्साइट निकालना पड़ेगा, गाड़ियां बनाना है तो प्राथमिक क्षेत्रक से हमें खनन करके लोह अयस्क निकालना पड़ेगा, चीनी और गुड़ बनाना है तो प्राथमिक क्षेत्रक में हमें गन्ने उगाने पड़ेंगे और उसको जो है फिर चीनी और गुड़ बना सकते हैं। तो मतलब प्राथमिक क्षेत्रक के सारी वस्तुओं को दूसरे रूप में परिवर्तित कौन करता है, द्वितीयक क्षेत्रक। इसके बाद आता है तीसरा क्षेत्रक जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्रक। यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को जो है सेवाएं प्रदान करता है। इसमें परिवहन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, निवेश सेवाएं, बीमा सेवाएं, पर्यटन सेवाएं भी शामिल हैं। यानी कि तृतीयक क्षेत्र का काम है सेवाएं प्रदान करना, किसी को लोन देना, किसी का बीमा करना, किसी के लिए पर्यटन सेवाएं उपलब्ध कराना, किसी के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना। इस तरह से जो है ये सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आपने सभी क्षेत्रक के बारे में समझ लिया होगा। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि विनिर्माण क्या होता है, यानी कि वस्तु का निर्माण क्या होता है। उसके अलावा ये जानेंगे कि विनिर्माण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, यानी कि वस्तु के निर्माण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि जो उद्योग है उसका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि उद्योगों से वातावरण या पर्यावरण को क्या फायदा और नुकसान पहुंचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर को जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विनिर्माण क्या होता है। तो कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कि कच्चे पदार्थ को क्या करते हैं, ये मशीनों से मूल्यवान पदार्थ में बनाएंगे और अधिक से अधिक मात्रा में बनाएंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में बनाएंगे तो उसी को हम वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। हम जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, कपड़े रेशों से, लोहा इस्पात लोह अयस्क से तथा एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निर्मित होते हैं। इसलिए विनिर्माण यानी कि वस्तु निर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है कि एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की उपयोगी या बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए जो है विनिर्माण जो है कच्चे पदार्थ को कुछ न कुछ बहुमूल्य पदार्थ में दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग जो है ये द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस विनिर्माण का महत्व क्या है, यानी कि वस्तु निर्माण का महत्व क्या है। विनिर्माण उद्योग सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके अलावा कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करके उन्हें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का काम करता है। यानी कि विनिर्माण से क्या होता है कि लोग जो है कृषि पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं, और उनको जो है द्वितीयक क्षेत्रक में और तृतीयक क्षेत्रक में जो है रोजगार मिलता रहता है। विनिर्माण का यह महत्व है। विनिर्माण देश से बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन में मदद करता है, यानी गरीबी खत्म करने में मदद करता है। कैसे?
ये जो है लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, यानी कि नौकरियां देता है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है। जो विनिर्माण हम करते हैं, यानी कि वस्तुओं का जो निर्माण करते हैं, उसको जो है हम विदेशों में निर्यात करते हैं और विदेशों से जो है विदेशी मुद्रा उसके बदले हमें प्राप्त होती है। यह कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान सामान में बदलने में मदद करता है। तो विनिर्माण का एक महत्व और ये भी है कि ये कच्चा जो भी सामान होता है उसको विभिन्न प्रकार के अधिक मूल्यवान सामान बनाने में मदद करता है। अब हम ये देखते हैं कि कृषि और उद्योग में क्या संबंध है। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं। कृषि भी उद्योग के लिए जरूरी है और उद्योग जो है वो कृषि के लिए जरूरी है। कैसे? उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करता है और अपने उत्पादों जैसे सिंचाई पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप, मशीन और उपकरण आदि किसानों को बेचता है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो उद्योग होते हैं वो कृषि पर निर्भर तो करते ही हैं, और वही उद्योग पंप बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, कीटनाशक बनाते हैं, प्लास्टिक पीवीसी पाइप बनाते हैं, मशीनें, उपकरण बनाते हैं और वो किसानों को बेचते हैं, ताकि किसान जो है अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें अपने कृषि व्यवसाय का। तो इस प्रकार कृषि और उद्योग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अब देखते हैं हम कि जो हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योग का क्या योगदान है, यानी कि हमारी जो जीडीपी है उसमें उद्योग का क्या योगदान है, ये उद्योग में क्या करता है। तो पिछले 2 दशकों से विनिर्माण यानी वस्तु निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने जीडीपी में लगभग 17% के आसपास थी। यानी पिछले 20 सालों की बात की जा रही है कि जो हम वस्तु निर्माण कर रहे थे, इस क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17% के आसपास थी, जबकि पूर्वी एशिया के देशों में यह अर्थव्यवस्था में जो इस हिस्सेदारी थी वो 25 से 35% के आसपास थी, जो कि इतनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें विकास दर की, तो औद्योगिक विकास दर जो है वो 7% के आसपास था, जो कि लगभग 12% के आसपास होना चाहिए विकास दर। इसी कारण विनिर्माण यानी वस्तु निर्माण क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और सुधारने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी एनएमसीसी की स्थापना की गई, जिसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल कहा जाता है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो औद्योगिक विकास दर है उसको बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो उद्योग का योगदान है उसको भी बढ़ाया जा सके। अब हम देखते हैं कि जो ये उद्योग होते हैं इसको कहाँ लगाना चाहिए। तो औद्योगिक अवस्थिति यानी औद्योगिक जगह कहाँ होनी चाहिए। उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता उद्योगों के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी कि वे जगह अच्छी मानी जाती हैं उद्योगों के लिए जहां पर कि आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, श्रमिक आसानी से मिल जाए, आपका पूंजी निवेश आसानी से हो पाए, साथ ही साथ बिजली और बाजार वहां पे सामान बेचने के लिए आपको मिल जाए। तो ऐसी जगह पे उद्योग लगाना अच्छी बात मानी जाती है। तो ये जगह अच्छी होती है। अगर हम समझें थोड़ा सा कि कच्चे माल के क्या मतलब डिपेंडेंसी है उद्योगों पे, तो कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि विनिर्माण उद्योग की सबसे प्रथम आवश्यकता कच्चे माल की होती है, जिसका रूप और उपयोग बदलकर मूल्य में वृद्धि की जाती है। कच्चे माल अपेक्षाकृत सस्ते तथा सरलता से प्राप्त होने चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जैसे सीमेंट के लिए कच्चा माल चूना पत्थर है वो मिल जाए, उस जगह पे हम सीमेंट उद्योग लगाएंगे। उसी प्रकार कपड़ा के लिए कच्चा कपास है वो मिल जाए तो उस जगह पे हम कपड़े के कारखाने लगाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो शक्ति के साधन, वर्तमान में सभी विनिर्माण उद्योग किसी न किसी रूप से शक्ति साधनों पर निर्भर हैं, यानी कि निर्भर करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्योग चलाने के लिए शक्ति चाहिए, यानी कि बिजली चाहिए। जलवायु की बात करें तो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जलवायु और स्वास्थ्य अनुकूल होना जरूरी है। साथ ही कुछ उद्योगों के लिए विशेष प्रकार की जलवायु का महत्व होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु का होना जरूरी है, जिससे धागे टूटते नहीं है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास सूती वस्त्र के कारखाने अधिक लगाए गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। पूंजी की बात करें तो देखिए, पूंजी के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि उद्योग लगाने, मशीन खरीदने, कच्चे माल इत्यादि के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण उद्योगों में पूंजी महत्वपूर्ण कारक है। समझ में आ गया आपको? इसलिए विनिर्माण यानी वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां यह कारक उपलब्ध हो अथवा इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जा सके। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। जो नगर होते हैं, जो सिटी होते हैं, वो क्या करते हैं, उद्योगों को बाजार देते हैं
सेवाएं जिसमें बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, श्रमिक है, वित्तीय सलाह है, फाइनेंशियल एडवाइस जिसको बोलते हैं, ये सब जो है नगर उपलब्ध कराते हैं। नगर यानी कि सिटी उपलब्ध कराते हैं। तो इसीलिए नगर जो है केंद्र द्वारा दी गई ये सुविधाएं जो प्राप्त होती हैं उद्योगों को, इसके कारण बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे वहां पर बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है, यानी कि बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वहां पे स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योग कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उद्योग कौन कौन से सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो जो भी कच्चा माल हमें उपलब्ध चाहिए उद्योग के लिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें पहला आता है कृषि आधारित, यानी कृषि पे आधारित कौन कौन से उद्योग है। तो इसमें आता है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। इन सभी उद्योगों को कृषि आधारित माना जाता है, क्योंकि कृषि से ही ये सारी चीजें बनती हैं। इसमें दूसरा जो आता है कच्चे माल के आधार पर, वो आता है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित यानी कि खनिज की आवश्यकता किन उद्योगों को है। तो लौह तथा इस्पात उद्योग को खनिज की आवश्यकता होती है, सीमेंट उद्योग को खनिज की आवश्यकता होती है, एल्युमिनियम उद्योग को खनिज की आवश्यकता होती है, जो मशीन और औजार बनाते हैं उनको भी खनिज की आवश्यकताएं होती हैं। तो इस तरह से प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर दो तरह से उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है। एक तो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे खनिज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगला है हमारा प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी उनकी भूमिका क्या है। तो आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, यानी कि ऐसे उद्योग जब तक वो कुछ नहीं बनाएंगे तो दूसरे उद्योग कुछ नहीं बना सकते। यानी कि अगर मुझे कुछ बनाना है, सपोज करो मुझे पेंसिल बनानी है, तो मुझे कहीं ना कहीं से उसकी लीड चाहिए। तो जब तक वो कंपनी दूसरी लीड नहीं बनाएगी तो मैं पेंसिल नहीं बना सकता। तो इसी को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे वे उद्योग होते हैं जो अपना उत्पादन अगर नहीं करे तो दूसरे उद्योग नहीं चल पाएंगे। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, तांबा प्रगलन उद्योग व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ये सारे उद्योग ऐसे हैं जब तक दूसरे उद्योग इनको सामान देंगे नहीं तो ये दूसरा अपना आइटम बना नहीं सकते हैं। और इसी में दूसरा आता है जिसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। ऐसे उद्योग जो उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग की वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कि जो वस्तु बनेगी वो सीधे कंज्यूमर, हम आप जो है यूज कर लेंगे। जैसे चीनी, ठीक है, दंतमंजन, आपका कागज है, पंखे हैं, सिलाई मशीन है, ये सारे सामान जो है हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये उद्योग होते हैं उपभोक्ता उद्योग। तीसरा हमारा पूंजी निवेश के आधार पर जो उद्योग है उसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया। इसमें आता है पहला लघु उद्योग। इस तरह के उद्योग में अधिकतम निवेश जो है 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यानी कि लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योग होते हैं, इसमें 1 करोड़ तक की राशि जो है निवेश की जा सकती है। और दूसरा होता है बृहद उद्योग। इस तरह के उद्योग में जो है 1 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा सकता है। 1 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कार, मोटरसाइकिल्स वगैरह, बाइक वगैरह बनाती हैं, ट्रक बनाते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके पंखे वगैरह बनाते हैं, बहुत बड़ी मशीनें बनाते हैं, ठीक है, सिंचाई के पंप बनाते हैं। तो ये सारे उद्योग जो बड़े उद्योग में शामिल होते हैं जिसमें 1 करोड़ से अधिक का निवेश आसानी से किया जा सकता है। तो पूंजी निवेश के आधार पर दो तरह के उद्योग है, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। चौथा है हमारा स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जो उद्योग है उसका मालिक कौन होगा। तो इसमें पहला जो आता है वो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग सरकारी नियंत्रण वाले होते हैं, यानी कि इस तरह के उद्योग जो होते हैं उसको सरकार नियंत्रित करता है। जैसे कि भेल, ठीक है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल कहा जाता है। तो ये दोनों जो है ये सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। इसी में दूसरा जो है वो है निजी क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग व्यक्तिगत नियंत्रण वाले होते हैं, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों के नियंत्रण में होते हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। जैसे टिस्को, ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड या डाबर उद्योग आप जानते हैं अच्छी तरह से। इस पर निजी आदमी का अपना हक होता है, ठीक है, वही पैसा कमाता है, सरकार का केवल टैक्स से लेना देना होता है, बाकी इस उद्योग से कोई लेना देना नहीं होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित या संयुक्त उद्योग। ये उद्योग निजी तथा सरकारी दोनों के संयुक्त प्रयास से संचालित होते हैं, यानी कि इसमें हम लोग भी शामिल होते हैं और सरकार भी शामिल होती है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको OIL के नाम से भी जाना जाता है। और अगला जो है सहकारी उद्योग। ये उद्योग उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के नियंत्रण वाले होते हैं, यानी कि जो उत्पादन कर रहा है और जो श्रम कर रहा है, जो वहां पे लेबर है, उन दोनों के नियंत्रण में होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। इसमें जो है उत्पादक और श्रमिक दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। श्रमिक अगर गन्ने नहीं उगाएंगे तो चीनी नहीं बनेगा, और केरल के नारियल जो उद्योग है तब तक नहीं चलेंगे जब तक श्रमिक उन नारियल को पेड़ से नीचे नहीं उतारते हैं। तो इस तरह से 4 तरह के उद्योग होते हैं जो स्वामित्व के आधार पर बांटे गए हैं।
पांचवा और अंतिम वर्गीकरण है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, यानी कच्चा माल और तैयार माल उसकी मात्रा और भार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से है। तो इसमें आता है भारी उद्योग, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, ये जो है ये भारी उद्योगों में शामिल होते हैं। और इसी तरह से जो है हल्के उद्योग भी होते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग, इसमें जो है विद्युतीय उपकरण जो है बल्ब है, बिजली के तार हैं, पंप है, वॉल्व है, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह के उद्योग में दो तरह के उद्योग शामिल हैं, जिसमें एक है भारी उद्योग और दूसरा है हल्का उद्योग। अब इसके बाद में इन सभी उद्योगों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने जाना कि इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया, अब इन उद्योगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानकारी लेंगे इन उद्योगों के बारे में। इसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, यानी कि वस्त्र उद्योग, चाहे हम सूती, रेशम, चाहे कोई सा भी वस्त्र बनाते हैं, तो वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है जो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ देश का ये ऐसा उद्योग है जो परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है, यानी कि वस्त्र बनाने के लिए हमें विदेशों से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ अपने देश में ही मिल जाता है। इसी में हमारा जो आता है सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो देखिए, पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगाया गया था। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था, जहां पर केवल कपास पैदा होते थे, वहीं पर जो है ये उद्योग लगाए जाते थे। परंतु कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है। यह कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को जीविका प्रदान करता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, यानी कि सूत जो है वहां पर बेचता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं जो भारत से बने सूती वस्त्र खरीदते हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 है, यानी कि हम पूरा जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसमें से 1/4 हिस्सा तो सूती रेशे के व्यापार से ही हमें मिल जाता है। अभी हम जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं। तो देखिए, अनियमित विद्युत आपूर्ति, यानी कि जो है बिजली की सप्लाई जो है ये बहुत ही ना के बराबर रहती है। तो सूती वस्त्र उद्योगों में बिजली तो चाहिए मशीनों को चलाने के लिए, पुरानी मशीनरी है, जो मशीन है वो भी पुराने हैं। साथ ही साथ कम श्रमिक उत्पादकता है, यानी कि जितने श्रमिक है उसके हिसाब से जो है माल तैयार नहीं होता है। और साथ ही साथ कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा भी है, यानी कि जो अभी साइंस लैब में रेशे डेवलप हो चुके हैं, अब उनसे जो है इनकी आपस में जो है क्या है, प्रतिस्पर्धा है। जो कपास खेतों में उगाए जाते हैं उनसे सूती वस्त्र बनते हैं, या फिर जो रेशमी कीड़े हैं उनसे रेशम वस्त्र बनते हैं। तो अभी क्या हो गया है कि ये कृत्रिम वस्त्र जो बनाए जा रहे हैं लैब में, उनसे जो है कंपटीशन हो चुका है, तो इनकी ये समस्याएं हैं। अगला है हमारा पटसन, यानी कि जूट उद्योग। भारत पटसन और पटसन से बनाए जाने वाले सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि जो भी पटसन से सामान बनते हैं, रेशियां बनते हैं, या फिर आपकी डोरियां बनते हैं, उसके अलावा जो है बैग बनते हैं, ठीक है, और आपके पायदान बनते हैं, ये पटसन से बनते हैं, बोरियां बनती हैं। तो ये जो पटसन से बनने वाली चीजें है ना, इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत पटसन निर्यातक के रूप में बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बांग्लादेश पहले स्थान पे है निर्यात के मामले में, और भारत पटसन बनाए जाने वाले सामान के मामले में प्रथम है। लेकिन निर्यात जो दूसरे देशों को भेजना है उसके मामले में जो है ये आपका दूसरे नंबर पे आता है। पहला पटसन उद्योग कलकत्ता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि पहला पटसन उद्योग जो है कोलकाता में एक जगह है रिसरा, यहां पर 1855 में लगाया गया था। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे, 80 जूट की मिलें थी। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर स्थित हैं। हुगली नदी तट जो है ये पश्चिम बंगाल में है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है आपके जूट मिलें स्थापित की गई हैं। हमें यह जानना चाहिए कि जो हुगली नदी तट है वहीं पर सारे के सारे पटसन उद्योग क्यों लगाए गए हैं। तो हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं।
पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता होना, यानी कि जहां पर पटसन पैदावार होती है वो उत्पादन क्षेत्र वहीं हुगली नदी के आसपास ही है। सस्ता जल परिवहन उपलब्ध होना, अब हुगली नदी है तो वहां पे जल भी परिवहन भी उपलब्ध है, शिप हैं, बोट्स वगैरह सब हैं। सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल होना, वहां पर ये भी सारी चीजें उपलब्ध हैं। कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, बिल्कुल सही। और कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए प्रचुर जल उपलब्ध होना। पटसन को क्या है, पानी में छोड़ना पड़ता है, उसको सड़ाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब जाके वो रेशे बनते हैं। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, यह भी एक कारण है हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने का। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन सुविधाएं प्रदान करना, यानी कलकत्ता जो है एक बड़ा नगरीय केंद्र है जहां पर बैंकिंग, बीमा सेवाएं भी हैं और साथ ही साथ निर्यात के लिए वहां पे पोर्ट भी है, पतन भी है। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो पटसन उद्योग है इसके खरीदारों में अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जो है ये शामिल हैं। अगर पटसन उद्योग की थोड़ी समस्याओं की बात करें, इनकी चुनौतियां क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग में जैसे हमने देखा था कि कृत्रिम वस्त्र उद्योग से उनकी प्रतिस्पर्धा थी, तो पटसन की भी इसी तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश, ब्राजील, फिलिस्तीन, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है अपना माल बेचने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम चीनी उद्योग। तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, यानी खांड और गुड़ जो है ये बनाने में प्रथम नंबर पे आता है विश्व में। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई हैं। 60% चीनी मिलें उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसके मुख्य कारण यह है कि यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। सुक्रोज जो है अच्छा गुड़ उत्पादन, चीनी बनाने में और खांड बनाने में मदद करता है। तो सुक्रोज की मात्रा जो है इन प्रदेशों में, यहाँ पर क्यों होता है कि यहाँ पर जो है ठंडी जलवायु गुणकारी होती है, यहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं जो किसानों की मदद करती है, किसानों के उत्पादों को परखती हैं, जांचती हैं और बेचने में मदद करती हैं। तो इसलिए जो है इन राज्यों की सहकारी समितियां जो है यहाँ पे किसानों की मदद करती हैं, जिससे जो है ये चीनी मिलें जो हैं यहाँ पे भी बढ़ती जा रही हैं। चीनी उद्योग की कुछ समस्याएं जो हैं इस प्रकार से हैं। यह उद्योग अल्पकालिक यानी कि मौसमी होता है, यानी कि केवल आप जानते हो कि ठंडियों में ही गन्ने उगाए जाते हैं, तो ये मौसमी रोजगार है। साथ ही साथ अभी भी इस उद्योग में पुरानी तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल होता है। परिवहन के अभाव में गन्ने समय पर कारखाने में नहीं पहुंच पाते हैं। अगर ये गन्ने समय पर नहीं पहुंचते तो इसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो गन्नों से जो प्रोडक्ट बनता है, जो गुड़ बनेगा, जो चीनी बनेगी, जो खांडसारी बनेगी, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो परिवहन के अभाव में ये समय की दिक्कत है कि गन्ने टाइम से नहीं पहुंच पाते कारखानों में। और खोई का अधिकतम इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जो गन्ने के छिलके होते हैं, आपने देखा होगा, गन्ने का जूस पिया होगा तो मशीन से बाहर निकलते हैं छिलके, तो इन छिलकों का देखते हो आप बड़ी मात्रा में सड़कों के किनारे, कूड़े में, कचरे में फेंकते हैं इसको, तो इसका मैक्सिमम उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये लगभग चुनौतियां हैं जो चीनी उद्योग में देखी गई हैं। अभी तक हमने देखा कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। चलिए अब देखते हैं खनिज पर आधारित उद्योग, यानी कि खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं जिन उद्योगों में खनिज की आवश्यकता पड़ती है। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी कच्चे माल में जो भी उद्योग खनिजों का इस्तेमाल करेंगे उन्हीं उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें पहला है हमारा लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत यानी बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इसके बिना जो बनी हुई मशीनरी है उसी पर निर्भर करते हैं, यानी इसके बिना कुछ उत्पादन नहीं कर सकते। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और कई प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें खनिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, यानी कि इस्पात जो है वो कितना उत्पादन हो रहा है और कितना उसका खपत किया जा रहा है, यही बताता है कि एक जो है देश कितना विकास कर रहा है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क या कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का है, यानी कि अगर 4 किलो लौह अयस्क
लाया जाता है तो उसमें कोकिंग कोल की मात्रा 2 किलो होगी तथा चूना पत्थर का मात्रा 1 किलो होगा। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के माध्यम से बेचते हैं। जितने भी उद्योग हैं जो अपना लोहा इस्पात बनाते हैं, ठीक है, उनको अगर बेचना होता है तो सभी को सेल के माध्यम से बेचना होता है। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात जो है उत्पादित किया था, यानी कि दोनों की मात्रा जो है बराबर थी 1950 में। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। तो हमने देखा कि लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो बेसिक उद्योग है, क्योंकि इसी से जो है भारी, हल्के तथा मध्यम उद्योग जो है अपनी मशीनरी, बनाई हुई मशीनरी पर निर्भर करते हैं। उसके अलावा जो जितने भी इंजीनियरिंग सामान है, निर्माण सामग्री है, रक्षा चिकित्सालय, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण जो है, ये सभी जो है लोहा इस्पात से ही बनते हैं। और साथ ही साथ जो है इस्पात जितना उत्पादित किया जाता है और जितना खपत किया जाता है तो उससे किसी देश का विकास का पैमाना मापा जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। क्यों छोटा नागपुर पठारी एरिया में क्यों है? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अयस्क निकलते हैं, बॉक्साइट निकलते हैं, खनन का कार्य वहीं पर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहीं पर अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योगों को केंद्रित किया गया है। भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तब भी इसका पूर्ण मुमकिन विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण हैं। मतलब भारत में भाई लोहा इस्पात उद्योग तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? इस उद्योग की लागत अधिक है, यानी कि इस उद्योग को अगर लगाना है तो पैसा बहुत चाहिए, मोटी रकम चाहिए, मतलब अरबों खरबों में रुपए चाहिए। बहुत बड़ा प्लांट बनता है और बहुत ही डेंजरस मशीनें इसमें आती हैं। कोकिंग कोयले की उपलब्धता सीमित है, यानी कि जो कोकिंग कोल निकलता है जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि इसका अनुपात जो है 2 किलो होता है। अगर 4 किलो लोह अयस्क है तो 2 किलो जो है ये होगा, तो इसका भी अनुपात कम है, यानी कि सीमित है। ये कम श्रमिक उत्पादकता है, यानी कि जितने श्रमिक हैं उतनी उत्पादन नहीं हो पाती है, क्योंकि लोहा इस्पात जिस कंपनी में बनता है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर निकालना है प्रोडक्ट तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, इसलिए जो वर्करों की शिफ्टिंग है वो बहुत ही कम घंटों के लिए होती है। आप दुनिया में जानते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी चलती है, लेकिन लोहा इस्पात कारखानों में 4-4, 6-6 घंटे की ड्यूटियां चलती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर में श्रमिकों को काम करना पड़ता है, तो श्रमिकों से उतनी उत्पादकता नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। ऊर्जा की पूर्ति अनियमित है, यानी कि लाइट आना जाना लगा रहता है, तो लाइट अगर नहीं होगी तो मशीनें नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि उत्पादन नहीं हो पाएगा। और इसका औद्योगिक ढांचा अविकसित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पर भी ये लौह इस्पात उत्पादन लगाए जाते हैं या उद्योग लगाए जाते हैं, वहां पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, रोड सड़कें सही नहीं है, ठीक है, वहां पर सामान का आवागमन आसानी से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ये समस्याएं भी हैं। इसलिए इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को सुचारित करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर इस्पात उद्योग को अच्छा करना है, इसी से हमें कंपटीशन करना है, तो हमें जो है साइंटिफिक तरीके ढूंढने होंगे, साथ ही साथ मशीनों को अच्छा करना होगा, विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना होगा। अब हम देखते हैं रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और फैल रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 3% का योगदान देता है। केवल रसायन उद्योग का ही योगदान जो है अर्थव्यवस्था में 3% का है। आकार की दृष्टि से यह एशिया का तीसरा और सबसे बड़ा और विश्व का 12वां सबसे बड़ा उद्योग है। अगर आकार की दृष्टि से देखें तो एशिया में आकार की दृष्टि से यह तीसरे नंबर पे है भारत, और विश्व में 12 नंबर पे है। इसमें बड़े और छोटे दोनों पैमाने की भी निर्माण इकाइयां शामिल हैं, यानी कि छोटे उद्योग भी शामिल होते हैं रसायन उद्योग में, और बड़े उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योग भी रसायन उद्योगों का जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। रासायनिक उद्योग के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्र तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रासायनिक उद्योग में आप जानते हैं अच्छी तरह से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं, इनके क्षेत्र जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जिससे कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयां आदि बनाए जाते हैं। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट, रंग सामग्री बनाने में किया जाता है। वहीं नाइट्रिक एसिड
क्षार और सोडा ऐश का उपयोग जो है कांच, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं हम उर्वरक उद्योग। यह उद्योग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यानी कि यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक और डाई अमोनियम सल्फेट यानी कि डीएपी और मिश्रित उर्वरक के उत्पादन पर केंद्रित है। यानी कि ये जो उर्वरक उद्योग है ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाते हैं, फॉस्फेटिक उर्वरक बनाते हैं, के अलावा डीएपी बनाते हैं और मिश्रित उर्वरक बनाते हैं। इसी पे ये उर्वरक जो है केंद्रित होते हैं, उर्वरक उद्योग जो है केंद्रित होते हैं। मिश्रित उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटास का संयोजन होता है। यानी कि मिश्रित उर्वरक जो बनता है वो नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट प्लस पोटास से बनाया जाता है। पोटास पूरी तरह से आयात किया जाता है क्योंकि देश में पोटास का कोई भी भंडार नहीं है। जी हाँ, मिश्रित उर्वरक में नाइट्रोजन और फॉस्फेट तो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन पोटास जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारे इंडिया में ही नहीं पाया जाता है, इसका कोई भंडार भी नहीं है। तो इसीलिए पोटास को पूरी तरह से विदेशी देशों से यहाँ पे आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है, तो जाके हम जो है मिश्रित उर्वरक बना पाते हैं। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक जो है सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं और इसीलिए भारत तीसरे नंबर पे आता है इसके उत्पादन में। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। यानी कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, ये सारे राज्य मिलकर के 50% उर्वरक का उत्पादन यानी खादों का उत्पादन करते हैं। बाकी 50% उत्पादन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में किया जाता है। तो इस तरह से ये दो तरह के राज्य हैं जिनमें 50-50% उर्वरकों का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। खनिज आधारित उद्योगों में हमारा अंतिम वाला पड़ाव है वो है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डे, बांध और अन्य चीजों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस उद्योग को चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ इसे अन्य देशों में निर्यात करना आसान है, क्योंकि वहाँ पे कांडा पोर्ट, अडानी पोर्ट जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, दूसरे देशों की खाड़ियों से जुड़े रहते हैं। पहला सीमेंट संयंत्र यानी उद्योग 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था और 1989 के बाद से सीमेंट उद्योग ने क्षमता, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी और उत्पादन में तीव्र प्रगति की है। अब हम देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। यह उद्योग वस्तुओं एवं यात्रियों के तीव्र परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराता है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुपहियों यानी बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में वाहन उद्योग में तीव्र वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास जो है स्थित है। अब देखते हैं हमारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार के उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण जो है बनाए जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तो आप जानते हो ये सारी चीजें बनती हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र जो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता तथा लखनऊ हैं। इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र जो है बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। सबसे ज़्यादा जो है इसका उपयोग जहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है और उत्पादन भी किया जाता है, वो बेंगलुरु है, आपका बेंगलुरु है, नोएडा है, मुंबई है, साथ ही साथ चेन्नई है, हैदराबाद है और पुणे भी है। अब देख लेते हैं कि जो औद्योगिक प्रदूषण है और पर्यावरण निम्नीकरण है, ये औद्योगिकरण किस तरह से हो रहा है। उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। वाकई में उद्योगों से अर्थव्यवस्था को जो है काफी वृद्धि मिल रही है, विकास भी हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा आप जानते हैं कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। आप आए दिन न्यूज में सुनते जा रहे हैं, तो ये भी इसका एक कारण है, इसको नकार नहीं सकते हैं। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें पहला आता है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण और तीसरा है भूमि प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले
उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमको बिजली सप्लाई करते हैं वो उद्योग भी क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, जहां पर थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण वगैरह किस तरह से हम देखते हैं उद्योगों की दृष्टि से कि ये प्रदूषण कैसे होता है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। यानी कि अगर वायु में अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ये चीजें अधिक मात्रा में वायु में फैल जाएं तो वायु प्रदूषण हो जाता है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल होता है, स्प्रे होता है, कुहासा होता है, धुआं होता है। ये सारे के सारी चीजें वायु में मिलती रहती हैं। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं, बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभाव डालते हैं। चलिए अब देखते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक जो हैं वो कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो सारा का सारा अपना वेस्ट जो है जलों में छोड़ती हैं। ये उद्योग रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर और रसायन आदि जल में वाहित करते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। भारतीय उद्योगों के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, पोस्को जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं, जिससे जल प्रदूषण फैलता है। यानी कि भारत में जितने भी उद्योग होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो अपशिष्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, वो फ्लाई ऐश है, जो चिमनियों से निकलता हुआ दिखाई देता है। अभी आप कभी अपने रोशनदान से देखना या कभी जंगले से देखना, जब धूप आती है तो उसमें बहुत सारे कण आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह के फ्लाई ऐश होते हैं, फोस्को जिप्सम होते हैं, लोहा इस्पात की अशुद्धियां होती हैं। ये सारे के सारे जो है भारतीय उद्योग में पाए जाते हैं और इनको जल में जब प्रवाहित किया जाता है तो जल प्रदूषण फैलता रहता है। आगे बात करें तो तापीय प्रदूषण, जिससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, वहां पर भी जो है आपका ये भी एक कारण है कि ये भी जल प्रदूषण करता है। कैसे करता है? कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जल में आप गर्म पानी छोड़ोगे तो वहां पर जो जीव जंतु नॉर्मल पानी में रहते हैं तो उनको जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, इसलिए वहां पर भी जल प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, इनसे जब बिजली बनाई जाती है या परमाणु के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, शस्त्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इनसे जो निकलते हैं वेस्ट, उससे कैंसर होता है, जन्मजात विकार होते हैं, मतलब इंसान जन्म लेगा तभी से कुछ ना कुछ उसको तकलीफ होगी। साथ ही साथ अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी अनचाही प्रेगनेंसी का मतलब है कि समय से पहले बच्चा हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा विकार है इसमें। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। कैसे संबंधित है? देखो, मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, लवण तथा कूड़ा करकट जो है मृदा को अनउपजाऊ बनाता है और वर्षा जल के साथ ये जो प्रदूषक हैं, ये जमीन से रिसते हुए भूमिगत जो जमीन के नीचे जल है वहां तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो कभी कभी देखना कहीं कहीं खुदाई करते हैं तो वहां पर भी जो है जल साफ नहीं आता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, बारिश हो रही है, चिमनियां लगी हुई है, उसका धुआं है, उसके कचरे से बारिश अपने पानी के साथ में जब जमीन में जाता है तो इन सभी हानिकारक रसायनों को, तो यहाँ पर औद्योगिक बहाव है, जो लवण है, कूड़ा करकट है, ये मृदा के अंदर जो है ले जाता है, मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। साथ ही साथ ये प्रदूषक जो है जमीन के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो भूमिगत जल है, जो पीने योग्य पानी है, उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। आगे बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखाने के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल मशीन भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो हम जानते हैं कारखाने की जो मशीन होती है, जनरेटर होते हैं, जो आरा मशीन होती है, उसके अलावा आपका जो है गैस यांत्रिकी है, ठीक है, साथ ही साथ जो है आपका ड्रिल मशीन है। आप देखते हो कई जगह पत्थर तोड़ा जाता है, सड़कों पे पत्थर तोड़े जाते हैं, घरों में पत्थर तोड़े जाते हैं ड्रिल मशीन के हैमरिंग के इस्तेमाल से, तो उनसे भी जो है क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे सुनने में कमी होती है, हृदय गति तेज होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, इसके अलावा अन्य बहुत सारे शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं। तो बहुत सारे जो है इसके हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमने अभी अभी देखी थी कि इससे पर्यावरण को ये चीज़ नुकसान होता है, तो इन नुकसानों की भरपाई या पूर्ति कैसे किया जा सकता है। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को बचाने के लिए कुछ निम्न सुझाव हैं। पहला है, विभिन्न प्रक्रियाओं में शुद्ध जल का न्यूनतम प्रयोग किया जाए, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कम से कम इस जल का प्रयोग करें जो शुद्ध है। और दूषित जल को 2 या 2 से अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जाए, यानी कि बार बार उसको फिल्टर किया जाए, जो दूषित जल है उनको फिल्टर वगैरह किया जाए और फिर उसका उपयोग किया जाए। दूसरा है, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण किया जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि भूमिगत स्टोरेज बनाते हैं, टंकियां बनाते हैं ताकि वर्षा जल को हम संग्रहित कर सकें, तो ये भी एक इसका निवारण हो सकता है। इसके अलावा नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन यानी शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर हम गर्म पानी छोड़ रहे हैं तो गर्म पानी ना छोड़ें, उसको ठंडा कर दें पहले, फिर छोड़ दें उसको। अगर अपशिष्ट है उस पानी में तो अपशिष्ट को जो है हम ट्रीट करें, यानी कि उसका शोधन करें, उसका शुद्धिकरण करें और उसके बाद जो है उस जल को जो है हम नदियों या तालाबों में छोड़ें। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन जो हम कर सकते हैं उसको 3 चरणों में आसानी से कर सकते हैं। पहला चरण जो है, इसमें क्या करते हैं, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों की छटाई करते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तथा ढक देते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही साथ जो है उसको अलग अलग हम सेग्रीगेट कर देंगे, अलग अलग टुकड़े कर देंगे कि भैया ये चीज़ तो इस चीज़ में चला जाएगा, ये चीज़ उस उपयोग में चला जाएगा। साथ ही साथ उसको हम ढक के भी रखेंगे कि मच्छर ना आए, चाहे कोई बाहर से पानी बरसात आ जाए अचानक से तो उसमें चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम ढक के रखेंगे। इसके अलावा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन। दूसरा शोधन हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपशिष्ट जल व मल को साफ करना शामिल है, जिसमें हम ईटीपी लगाते हैं। ठीक है, ईटीपी प्लांट होता है जिसमें हम जो है ये काम करते हैं। जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, यानी तीसरा उपचार हम कर सकते हैं। इसमें अपशिष्ट जल को पूर्ण चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वहां पे जल उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे जल बहुत ज्यादा दूषित है, वहां पे क्या करते हैं, जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया यूज की जाती हैं और तब जाके उसका तृतीयक शोधन किया जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट जल है यानी गंदा जल है, दूषित जल है, उसको पुनः चक्रण करके फिर पुनः उपयोग हेतु बनाया जाता है। बात करें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो देखिए, कारखानों में धुआं रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर और इनर्शियल सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जानी चाहिए। कारखानों में कोयले की जगह तेल या गैस का इस्तेमाल करके धुआं कम किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। आगे बात करें ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में, तो देखिए, ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि उत्पन्न करे। और दूसरा हम बता सकते हैं, जनरेटरों में साइलेंसर लगाना जाना चाहिए, यानी कि हम देखते हैं, आप देखोगे सड़क पे चलती है बुलेट, दम 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 आवाज मारती है, वो क्या है, साइलेंसर हटा देते हैं। अगर साइलेंसर लगा रहेगा, आप नई बुलेट कोई भी लोगे तो देखोगे कि उसमें आवाज नहीं आती है। तो इसी तरह जनरेटर होते हैं, जनरेटर में भी साइलेंसर जो है लगवाना पड़ता है, कंपनी उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, तो जनरेटरों में साइलेंसर लगवाना चाहिए। व्यक्तिगत उपयोग के लिए ईयर प्लग, ईयरफोन के अलावा शोर अवशोषित करने वाले सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि हम अगर खुद ऐसी वातावरण में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्वनि है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो हम क्या है, कानों में इस तरह की लीड डालते हैं। या फिर आप देखोगे कि फ्लाइट जहाँ पर उड़ती है रनवे पे, तो वहाँ पे देखना कोई आदमी है ना, हाथ में 2 डंडियाँ लेकर के और कान पे ये ईयरफोन पहन करके जो है वहाँ पे इशारे करता है। वो इसलिए कि फ्लाइट की आवाज़, जो एरोप्लेन होती है ना, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है जब उसका स्टार्टअप होता है, तो उस समय अपने कान को बचाने के लिए इस तरह का ईयर प्लग पहनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम पर्यावरण की रोकथाम कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हम क्या उसमें सीख सकते हैं और आने वाले समय में हमें और क्या बेहतरीन करने का मौका मिल सकता है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप आने वाले समय में जितना पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आप इन्हीं किसी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी करेंगे, वहाँ पे उत्पादन करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो ये चैप्टर आपको ढंग से समझना चाहिए और अच्छा चैप्टर है ये। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू है, हम हमेशा आपका इंतजार करते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स इससे पहले के करवा दिए गए हैं, वो भी 3D एनिमेशन में है, सब कुछ विस्तार से समझाया गया है और इस चैप्टर को भी हमने पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे और ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।